ओके, सेशन शुरू होने से पहले दिनेश भाई आप थोड़ा सुभाष जी के बारे में थोड़ा इंट्रो करा दीजिए। पहली बार शायद ज्वाइन किया। जरूर जरूर जरूर। तो गाइज हम सब लोग यू मे बहुत ज्यादा। यू मे आल्सो रिक्वेस्ट हिम टू टर्न ऑन हिज कैमरा। एक्चुअली वी ऑन कैम फॉर अ व्हाइल। जी आप भी थोड़ा सा कैमरा प्लीज ऑन कर दी। हेलो, आवाज आ रही मुझे है? कह रहे हैं हाँ मुझे जी हाँ कह जी रहे प्लीज। हाँ जी हाँ जी। हैं नॉट एंड नॉट नाउ नेक्स्ट टाइम ओके करेंगे ओके। प्लीज। ओके ओके जरूर जरूर। तो हम लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट के रूप में आज सुभाष सारंगी जी ने ज्वाइन किया है। सुभाष सारंगी जी के बारे में बताते हुए मेरे को बड़ा फक्र हो रहा है कि ही इज ए मास्टर ट्रेनर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मास्टर ट्रेनर एक ऐसा प्रोफाइल होता है जो ए क्लास ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग डिजाइन करता है, उनको ट्रेनर्स को बताता है कि क्या ट्रेनिंग्स देनी है, और पिछले काफी सालों से वो ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। देन रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया जॉब से, रेलवे से। रेलवे में स्पेशली वहाँ पे ट्रेनिंग हेड रह चुके हैं ये साउथ रेलवे में भाई जी। उसके बाद भाई जी की एज ए डॉक्टर भी भाई जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेचुरोपैथी में वो डॉक्टर हैं। और सोशली अपने घर पे ही होम क्लिनिक चला के लोगों की सेवा करते हैं। और मोर देन 30 ईयर्स से वो ब्रह्मा कुमारी को भी फॉलो करके चल रहे हैं। ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। देश विदेश में भाई जी की बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीजों में भाई जी इन्वॉल्व हो चुके हैं। और एक ऑर्गन डोनेशन कैंप है, एक सोसाइटी है, एक ऐसा एनजीओ है जिसके साथ भी भाई जी कनेक्टेड है। काफी बड़ा प्रोफाइल है। 500 से ज्यादा लेक्चर्स भाई जी ने अलग अलग स्टेजेस पे जाके दिए हैं। तो कभी भाई जी के थ्रू हम थोड़ा सा और अच्छे से सुनेंगे कि उनकी कुछ नॉलेजेबल चीजें हम अपने अंदर उतारेंगे, जिससे कि हमें सीखने को मिले, और कैसे हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकें उसके बारे में भाई जी कभी हमें गाइड करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। एंड उनके बहुत ही इतने लंबे समय के एक्सपीरियंस का लाभ हम सबको मिलेगा। तो ज़रूर सुभाष जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी दिन आप हमारा एक कंप्लीट सेशन में, तो पहले से बातचीत करके हम टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग एज पर योर कन्वीनियंस। तो श्योर श्योर, बाकी माय टाइम प्लीजर। आप जो भी सजेशन देंगे वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, तो वेलकम सर। जरूर करेंगे। यस सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। ये तो म्यूचुअल शेयरिंग सेशन है। आई एम ऑल्सो ए लर्नर एंड गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। एंड मेरे पास भी जो ज्ञान की खजाना है, चाहे बाबा का हो चाहे लौकिक ज्ञान हो, उसको जरूर शेयर करेंगे। इट विल बी माई प्लीजर टू शेयर विथ। थैंक यू फॉर वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है, चल जी आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। रिकैप करें तो इसमें हमने अब तक 3 हैबिट्स देख ली हैं, आज हम 4th हैबिट देखेंगे। पहली 3 हैबिट जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, पहली 3 हैबिट जो है वो प्राइवेट विक्ट्री में हमारी हेल्प करती है, यानी कि अपने आप को जीतने में, अपने मन को जीतने में हमारी हेल्प करती है। और जो नेक्स्ट 3 हैबिट है, हैबिट 4, 5 और 6, ये पब्लिक विक्ट्री में हमारी हेल्प करते हैं। यानी पहले हम अपने आप को जीतते हैं और फिर बाहर आउटर एनवायरनमेंट पे अपने अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो हमने फर्स्ट डे ये भी डिस्कस किया था कि एक मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम होता है, मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम, यानी कि जैसा हमने आज सेशन के शुरुआत में भी डिस्कस किया कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होता कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, हमने इसको समझा नहीं होता, तब तक हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट स्टेज पे होती है, यानी हम चीजों पे, बाहर की सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड रहते हैं। तो मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम में हमने उस दिन देखा था 3 स्टेजेस होती हैं, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और फिर थर्ड होती है इंटरडिपेंडेंस। तो पहली 3 हैबिट से हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट स्टेज पे आए, यानी कि हम अपने चीजों को कंट्रोल करने लगे। अब हैबिट 4, 5 और 6 से हम जो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है इंटरडिपेंडेंस, यानी जो हम कर सकते हैं वो तो हम खुद करें, लेकिन आसपास सराउंडिंग का जहाँ से हमें सपोर्ट मिल सके वहां से हेल्प लेके अपने आप को और ग्रूम करें, तो उसकी तरफ हम आज बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है इमोशनल बैंक अकाउंट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि बैंक अकाउंट
में नॉर्मली हम दो चीजें देखते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल। थोड़ा नीचे करके हम देखते तो इसमें समझ आएगा। जब भी मनी डिपॉजिट होता है, मनी आता है तो हम बोलते हैं उसे डिपॉजिट, और जब भी मनी बाहर जाता है तो हम उसे बोलते हैं विड्रॉल या क्रेडिट। तो ऐसे ही हमारा एक इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है। बेसिकली इमोशनल बैंक अकाउंट एक मेटाफर है, एक अलंकार है, जिसके थ्रू ऑथर हमें बहुत गहरी बात समझाना चाहते हैं कि कैसे हमारे रिलेशनशिप्स में भी मतलब हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से समझेंगे, एक्टिविटी हमें क्या करनी है। हमें करना ये है कि आज के पूरे दिन को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आज का हमारा अर्निंग क्या रही, यानी कि आज हमने कितना डिपॉजिट किया और कितना हमने विड्रॉ किया। अब प्रश्न है कि डिपॉजिट किसे बोलेंगे और विड्रॉ किसे बोलेंगे। डिपॉजिट मतलब जो भी हमने अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि अपने प्रोमिसेस को पूरा किया, कीप प्रोमिसेस। अगर हमने किसी से काइंड वर्ड्स बोले, उनका मनोबल बढ़ाया, तो ये भी डिपॉजिट है। ऐसे ही हमने अपनी गलती को स्वीकार करके अपोलोजाइज किया, तो वो भी डिपॉजिट है। हमने बड़ों की रिस्पेक्ट की तो वो भी डिपॉजिट है। अपने काम को फोकस से किया तो वो भी डिपॉजिट है। रूल्स को फॉलो किया तो वो भी डिपॉजिट है। तो सार ये है कि जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो डिपॉजिट है। ऐसे ही विड्रॉ क्या है, विड्रॉ मतलब हमने अपने टीचर का कहना नहीं माना, किसी से जोर से बातें की, किसी के सामने बोझी बन के एक्ट किया और काम करने की बजाय बातें की, बैड वर्ड्स किसी के साथ यूज किए, डिसरिस्पेक्टफुल हमारा बिहेवियर रहा। तो ये सब है हमारे विड्रॉल। तो हम 20 सेकंड के लिए एक बार आज की एक्टिविटी को देखते हैं। अगर हमने देखे कि आज हमने क्या क्या अच्छा काम किया, एक अच्छे काम का हम एक मार्क अपने आप को दे लें, अपने अकाउंट में एक डिपॉजिट शो कर दें, और अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसको एक नेगेटिव में शो कर दें, और फिर ओवरऑल बैलेंस अपना चेक करें कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, मतलब अभी पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है या बैलेंस है, दोनों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है। तो इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। जैसे बैंक बैलेंस में हमारी करेंसी रुपी होती है, ऐसे इमोशनल बैलेंस में, इमोशनल बैंक अकाउंट में हमारी करेंसी जो होती है वो ट्रस्ट होती है। तो जैसे दो पिक्चर दिखाई हुई है, जो पिक्चर लेफ्ट साइड में है वो एक ऐसे पर्सन का बैंक अकाउंट है जिसने ट्रस्ट को इतना ज्यादा बना नहीं पाया वो अपने रिलेशनशिप्स में। तो दिख रहा है जैसे इसके अकाउंट में बहुत कम ट्रस्ट की करेंसीज है। और जो दूसरा है पिक्चर राइट साइड में, वो है एक अच्छा इमोशनल बैंक अकाउंट जिसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, जिसने काफी अच्छा रिलेशनशिप बना के लोगों के साथ, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, मदर चाइल्ड का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, कोई भी रिलेशन जिसमें भी हम डील कर रहे हैं उसमें हमने कैसे उससे डील किया है, उसके बेसिस पे हम ट्रस्ट अपना बना पाते हैं। तो नीचे दिखाई, जैसे स्टीफन आर कोवे ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दिया, अगर हम स्क्रॉल करें नीचे तो उन्होंने बताया कि द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट हैज बीन बिल्ट इन रिलेशनशिप डिसाइड अवर इमोशनल बैंक बैलेंस, यानी हमने रिश्तों में कितना विश्वास बनाया है उसके आधार पर हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस डिसाइड होता है। तो हम ये बैंक बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके भी ऑथर ने हमें 6 टिप्स दिए हैं। इनको हम एक एक करके समझेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में शो हुआ है, 6 चीजें करके हम अपना इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें डिटेल से देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिसके साथ भी हम डील कर रहे हैं सबसे पहले तो समझ ले कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। कई बार हम गलत समझ लेते हैं और डिपॉजिट की बजाय विड्रॉल हो जाता है, मतलब कि हमने ये अच्छे से समझा नहीं होता कि सामने वाले को क्या चीज खुशी देगी। मान लो हमने ये अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि अगर हम उनसे ज्यादा बात करेंगे तो शायद वो खुश हों, बट सामने वाला टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो उसके लिए हम तो यही सोच रहे होंगे कि हमने डिपॉजिट किया, बट एक्चुअली में वो विड्रॉल हो गया। तो सबसे पहले जो सेकंड पार्टी है उसे समझना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अटेंडिंग टू लिटल थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीजें करके हम अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस के वर्ड यूज करके, कर्टेसी शो करके, रिस्पेक्ट दिखा के।
तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत बड़ी खुशी देती हैं कई बार। तो जैसे नीचे लिखा है फाइन डिटेल्स भी हमारा मतलब रिलेशनशिप में ऐड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग कमिटमेंट्स, यानी जो वादा करें वो निभाएं। अगर हम अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं फुलफिल करते तो वो एक तरह से विड्रॉ है, वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो ऑथर कहते हैं कि हमें इसे अपने कमिटमेंट को कीप करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन। तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है रिलेशनशिप्स में कि एम्बिगुअस एक्सपेक्टेशन होते हैं आपस में। फोर्थ पॉइंट है क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशंस आपस में क्लियर होनी चाहिए हर रिलेशनशिप में। कई बार एम्बिगुअस एक्सपेक्टेशन होती है, दोनों पार्टी अलग अलग अज्यूम कर रही होती है, तो उसकी वजह से भी रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टीज आती है। और रिलेशनशिप मतलब कोई भी रिलेशनशिप, टीचर सन का रिलेशनशिप, फादर सन का रिलेशनशिप, कोई भी, हर एक में हमें पता होना चाहिए कि हमें एज ए चाइल्ड क्या करना है और एज ए फादर उन्हें क्या करना है। तो दोनों को क्लैरिटी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है फिर शोइंग पर्सनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हम हल्के में लेते हैं कि सिर्फ ऑनेस्टी शो करना इंटीग्रिटी है। जैसे पिक्चर में शो किया हुआ है कि ऑनेस्टी प्लस मोर, ऑनेस्टी से भी कुछ ज्यादा है इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी मतलब जब सामने जिससे हम डील करें वो हमारे सामने नहीं भी है तो भी हम उसे डिफेंड करें, उसकी अब्सेंस में भी हम उसे डिफेंड करें। तो ये है पर्सनल इंटीग्रिटी। और सबसे लास्ट पॉइंट है सिक्स, अपोलोजाइजिंग सिंसियरली। अगर कभी गलती से हमसे विड्रॉल हो भी गया, यानी कि हमने कुछ गलत कर भी दिया है, प्रॉमिस को निभाया नहीं है, तो हम अपोलोजाइज करके भी उस विड्रॉल को भी हम अपने डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना इमोशनल बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाएं वो सीखा। और ये बैंक बैलेंस हमें डायरेक्टली कई बार हम इसकी तरफ गौर नहीं करते हैं, बट कई बार जब हम ध्यान से सोचे तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत खुशी देती है हमें। अब हम मेन एजेंडा पे आते हैं आज का, जो है हैबिट 4 थिंक विन विन। तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि मेच्योरिटी जो है वो दो चीजों से डिफाइन होती है, करेज एंड कंसिडरेशन। विन विन को अगर हम सिंपलेस्ट शब्दों में समझें, विन विन मतलब मैं भी जीतूं और वो भी जीते, यानी मेरा भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। तो चार ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ देखें तो ये चार सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे ऑथर ने दिखाया करेज को। करेज मतलब रिस्पेक्टिंग अवर सेल्फ, और कंसिडरेशन मतलब औरों के बारे में भी सोचना, जो कि वाई एक्सिस पे है। तो लो से हाई की तरफ करेज जा रहा है, ऐसे लो से हाई की तरफ कंसिडरेशन जा रहा है। तो जब दोनों लो होते हैं, यानी कि ना हम अपने बारे में सोचते हैं ना ही हम औरों के बारे में सोचते हैं, तो वो सिचुएशन होती है लूज लूज सिचुएशन। यानी ना हम अपना भला कर रहे होते ना औरों का भला कर रहे होते। तो ये वीक और नॉट नाइस सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन होती है जब हम अपने बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, यानी करेज वाली लाइन पे हम हाई साइड में होते हैं, बट कंसिडरेशन वाले में हम लो साइड पे होते हैं। तो ये होती है विन लूज, यानी हम अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, दूसरों से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो ये टफ है और नॉट नाइस सिचुएशन है। और अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जब हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते बट औरों की भलाई ज्यादा कर रहे होते हैं, तो ये होती है लूज विन सिचुएशन। तो ये भी नाइस सिचुएशन नहीं है। और जो सबसे आइडियल सिचुएशन है वो है विन विन, यानी मेरा भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। तो इसको हम अच्छे से डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, तो जैसे यहाँ दिखाया हुआ है थिंक विन विन मतलब सिचुएशन विच लीड्स टू म्यूचुअल बेनिफिट, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें परस्पर फायदा हो, दोनों पार्टी का फायदा हो, तो वो है विन विन सिचुएशन। तो जो अफेक्टिव लोग होते हैं उनके अंदर ये बड़ा गुण होता है कि वो हर बात में विन विन करके सोचते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं विन लूज की सिचुएशन क्या है। तो इस पिक्चर में अगर हम पिक्चर को देखें, ये रेड वाला जो पर्सन है ये खड़ा है कैसे दबा के औरों को, तो ये कैसी सिचुएशन हमें शो कर रहा है? ये क्या ये विन विन सिचुएशन है कि औरों को तो इसने मतलब सप्रेस कर दिया और खुद ऐसे जीत का परचम लहरा रहा है? तो ये है विन लूज सिचुएशन, यानी हम अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं। नीचे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से इसे समझाया हुआ है। इसे हम बोलते हैं टोटम पोल सिंड्रोम, यानी हमें ये लगता है कि हमारा भला जब है, हमारी जीत तभी है
जब हम औरों से एक नोच हाइयर है, यानी औरों से थोड़ा ऊंचे हैं हम, जब हम पोल पे जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इसको हम टोटेम पोल साइंड्रोम बोलते हैं। तो जिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है वो थोड़े कम्पिटिटिव एटीट्यूड में रहते हैं और वो हमेशा औरों को नीचे गिरा के खुद ऊपर चढ़ने की सोचते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, यूजिंग अदर, वो औरों को यूज करके अपना गेम सोचते हैं, औरों के बारे में रूमर्स फैलाते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, लूज विन सिचुएशन। लूज विन सिचुएशन जो होती है, ये लोग जो होते हैं इनके अंदर जो साइंड्रोम होता है वो होता है डोरमैट साइंड्रोम। जैसे डोरमैट होता है, कोई भी उसके ऊपर से चले जाता है, सब उसको दबाते रहते हैं। तो वो ये जो लोग होते हैं ये थोड़ा बेचारा सा बन के रहते हैं। इन्हें लगता है कि हम तो बहुत सहनशील है, कोई भी झगड़ा होगा तो ये ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। पीयर प्रेशर को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और ये लो एक्सपेक्टेशन और कई बार अपने स्टैंडर्ड से भी ये मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली कहने का भाव ये है कि जो डोरमेट साइंड्रोम जिनके अंदर होता है, जो लूज विन किस एटीट्यूड को फॉलो करते हैं कि मेरा भले ही नुकसान हो जाए पर सामने वाले का फायदा होना चाहिए, वो भलाई के कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से समझते हैं। भलाई करना मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना नुकसान करके ही हम औरों का भला कर सकते हैं। सर्विस शुड नॉट बी एट कॉस्ट ऑफ अवर लॉस, ये बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो लूज विन एटीट्यूड भी सही नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर में जैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लूज विन जिनके अंदर डोरमेट साइंड्रोम होता है, जैसे यहाँ पिक्चर में डोरमेट बना के भी दिखाया गया है और लिखा हुआ है डोंट लेट दिस बी यू, अपने आप को ऐसा मत बनने देना। तो हमें इस एटीट्यूड से भी बचना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लूज लूज सिचुएशन कौन सी होती है। तो जो लूज लूज होता है मतलब ये तो बिल्कुल ही वीकेस्ट होता है, ना अपना भला ना औरों का भला। हमेशा ये एनिमीज के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, जिससे स्पाइरल बन जाता है जो कि डाउनवर्ड होता है। हमेशा बदला लेने की भावना इनमें रहती है, तो ना ये अपने लिए कुछ कर पाते ना ये औरों के लिए कुछ कर पाते। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और अब हम लास्ट में देखेंगे जो जैसे इसमें लिखा हुआ है लूज लूज स्पाइरल, ये अच्छा नहीं होता है। इसमें करेज भी लेस होता है और कंसिडरेशन भी लेस होती है। और सबसे लास्ट जो है विन विन सिचुएशन, जो सबसे आइडियल सिचुएशन होती है, जैसा कि इमेज में दिखाया हुआ है, आई विन यू विन, मैं भी जीतूं और आप भी जीतो, अवर रिलेशनशिप विन, अवर टीम विन, अवर ऑर्गेनाइजेशन विन, अवर सोसाइटी विन एंड एट लास्ट अवर वर्ल्ड विन। तो इस टेंडेंसी के लोग होते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमें ये काम करना पड़ता है। अगर खुद के लिए कोई काम करेंगे तो वो ये सोचेंगे कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें जिससे औरों का भी फायदा हो। और अगर वो कोई औरों के लिए काम कर रहे होंगे तो ये भी सोच लेंगे उसमें कि मैं इसमें मेरा क्या फायदा है। मतलब कि वो ऐसे टैक्टिकल लोग होते हैं कि कभी भी किसी काम को करना पड़ता है वाले एटीट्यूड से नहीं करते हैं। तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन होती है। जैसे नीचे दिखाया गया है, जो विन विन टेंडेंसी के लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि जो सक्सेस की पाई है वो बहुत बड़ी है, अगर इस सक्सेस के हिस्से में से मैं किसी और को भी दे दूंगा तो मेरा कम नहीं होगा। और सबसे लास्ट में जैसे यहाँ शो किया हुआ है कि विन विन माइंडसेट के लिए हमें क्या चाहिए। ये विन विन माइंडसेट के लिए तीन जो लोग होते हैं माइंडसेट वाले, वो तीन चीजों में बहुत अच्छे होते हैं। उनके कैरेक्टर में तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहला मैच्योरिटी, जैसा कि हमने समझा था मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम। मैच्योरिटी मतलब बैलेंस होना, करेज और कंसिडरेशन का मतलब जो हमने देखा था कि ये लोग इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब कि जो भी काम वो करते हैं उसमें जो फर्स्ट थ्री हैबिट थी उसको जरूर यूज करते हैं, जैसे कि बीइंग प्रोएक्टिव, कीपिंग एंड इन माइंड, और थर्ड थी फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें अबेंडेंस मेंटेलिटी, मतलब इन लोगों की सोच ये होती है कि भरपूर है, कब कहीं भी कमी नहीं है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेंटी, इनफ फॉर एवरीबॉडी, हर एक के लिए बहुत सारा है और सक्सेस का पाई बहुत बड़ा है और हम सब मिलके इसमें शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये लोग होते हैं विन विन माइंडसेट वाले। और ऑथर कहते हैं कि जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। बट एक बात ऑथर हमें फिर से याद दिलाते हैं कि प्राइवेट विक्ट्री जब होगी, जब हमारी पहली तीन हैबिट पे
अच्छी होल्ड होगी, तभी हम इंटरडिपेंडेंस के वर्चू की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी हम पब्लिक विक्ट्री की तरफ, विन विन सिचुएशन की तरफ बढ़ पाएंगे। थैंक यू। एक्सीलेंट शेयरिंग, बहुत ही डीप थॉट प्रोसेस है इसमें। और कोई शेयर करना चाहता है इसके बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ा चर्निंग करेंगे तो ये और डीप जाएगा। सो एनी थॉट्स ऑन इट? क्योंकि जब शुरू में लोग इस बुक के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा 7 हैबिट्स मतलब शायद पहली हैबिट होगी सुबह जल्दी उठ जाना है, दूसरा हैबिट कुछ होगी एक्सरसाइज करना है। तो ये उस तरह की हैबिट्स की बात नहीं है, ये कुछ बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये बुक हमने भी कई बार पढ़ी है, लेकिन आज जितना और समझ में आया गहराई से, उतना शायद पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसे आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा, तो यू कैन शेयर। निखिल भाई क्या बोल रहे हैं आपका? मेरा एक्चुअली सवाल है एक सामने वाला को कैसा मतलब ये कंसेप्ट समझाया जाए कि गुड विन विन सिचुएशन, मतलब वो मानता ही नहीं है तो फिर कैसा हो, मतलब ऐसा। अच्छा भाई अच्छा जी, एक्चुअली वी कैन टर्न ऑन कैमरा, जो भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। मतलब इसमें ऐसा कहीं शायद आया नहीं कि हमें सामने वाले को बदलना है या सामने वाले को समझाना है। ये सब इनर प्रोसेस ही है, इनर हम अंदर ही सोच रहे हैं कि हमें कैसे विन विन सिचुएशन को मेंटेन करना है। इसमें थोड़ा सा ऐड करें तो सामने वाले को बदलना ही नहीं है, हमने खुद को बदलना है। धीरे धीरे सामने वाले सब बदलने लग जाते हैं, हमारा नजरिया धीरे धीरे चेंज होता है। उनकी नेगेटिव थिंकों को देखने की बजाय अगर उनकी कुछ अच्छी चीजें देखने लगे तो वो अपने आप हमारे लिए अच्छे बन जाते हैं। निखिल भाई का क्वेश्चन जो है ना, वो सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि विन विन सिचुएशन कई बार हम चाहते हैं क्रिएट करना। ऑफिस सेटिंग में कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन बाकी लोग उसमें इतना कोऑपरेट नहीं करते, तो मुश्किल हो जाता है। निखिल भाई, शायद यू हैव सम स्पेसिफिक सिचुएशन इन योर माइंड। यू आर म्यूट ऑल्दो, प्लीज अनम्यूट। यस या यस, नहीं जैसे उन्होंने कहा ना कि सबका भला हो, अगर वो व्यक्ति चाहता है मतलब ये मेरे ही रहे, मतलब ये मेरा ही भला करे, बाकी का भला ना करे, बाकियों का भला ही ना करे, ऐसा होता है कभी कभी। Achal ji, it's a good question for you, क्योंकि you will face certain situations like this in your career ahead, कि बाकी लोग नहीं तैयार हो रहे हैं, वो साइलोज में या आइसोलेटेड लाइफ में इंटरेस्टेड है। मतलब अगर फिर इसको थ्योरेटिकली देखें तो पर्सुएशन की टेक्निक्स होती हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे केस स्टडी के तौर पे अगर आपके सामने रखा जाए, क्योंकि आपने शायद इस तरह की कुछ स्टडी की होगी, कि कोई सपोज देर आर 2 विलेजेस और एक उनके बीच में एक पॉन्ड है, बीच में उसको लेकर डिस्प्यूट है कि इसका वाटर कौन यूज़ करेगा। या इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं या इंटरनेशनल रिवर्स होती हैं, उनकी वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट होते हैं। तब विन विन सिचुएशन कैसे लेकर आई जाए कि वाटर शेयरिंग सब कर सकते हैं। तो 2 विलेजेस हैं सपोज, उनके सरपंच हैं, वो नहीं मान रहे इस बात को, तो विन विन सिचुएशन कैसे आप लेकर आएंगे एज एन तो एडमिनिस्ट्रेटर? फिर इसमें तो डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें गिव एंड टेक का मेथड यूज करना पड़ता है कि कुछ वो दे कुछ। इसमें थोड़ा सा उनको पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजें दिखाएं हम, कि भाई अगर करेंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि दोनों गांव ही खत्म हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और गांव में कोई बचेगा ही नहीं। तो एंड वाली सिचुएशन थोड़ा दिखा के फिर लोगों को थोड़ा सा राजी किया जा सकता है, मेरा तो ये मानना है। अगर ऐसा सीन क्रिएट कर सकें तो लोग थोड़े अवेयर होते हैं कि भाई हाँ, और उसको बहुत स्टोरी वे में और थोड़ा लंबा खींच के चीजें समझाई जाए तो वो मान सकते हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा होगा तो दूसरे दिन लड़ेंगे, आज एक इधर से जाएगा, दूसरा उधर से जाएगा, तीसरा इधर से जाएगा, तो सब कुछ खत्म होने लगेगा।
And Rahul, if I can add to this, right? I have seen this many part of the life, right? तो ये बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने अच्छी सी क्वेश्चन पूछी है, सबको पता है कि क्या करना चाहिए, बट लोग करते नहीं, राइट? सबको पता है कि भाई ये पानी अगर बीच में है तो दोनों को चाहिए, but they don't do that, and that's exactly where the emotional bank account comes to picture. I'll tell you a very simple example. What it's a very recent one, which we all are questioning now. I mean, आपने देखा होगा सब पूछ रहे हैं कि मोदी वैक्सीन कहाँ गया, राइट? आपने बाहर भेज दिया है, ये क्या? So we need to understand कि what Modi was trying to do. I'm sorry, I'm not talking anything political, not for party or anything. I mean, I like BJP, but then I'm just telling this as a situation, right? One of the main aim of this government is to get into United Nations Security Council board, right? Because if you want to be a superpower, we are like number 4 and 5 in GDP globally. The other thing is we need to make sure we go to Security Council, and for that we need quite a lot of 100+ countries votes. Now, if you look at what Modi did, is that the time when we were not ready to give vaccines to our people, but the vaccines were ready, and vaccines has got a life. Beyond that, it will not exist. He made sure that he utilized the situation to buy in this emotional bank account of the smaller countries like this Antigua, Dominic, South African countries. If you look at the African countries, smaller European countries, or even Asian countries, many of this, right? Almost 50+ countries. And I believe that's what also helping now India and Dominic in getting Mehul Choksis and stuff. So my point is that the negotiation we cannot do when we are into trouble. आप ये नहीं बता सकते कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, let's discuss. The other person will say मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, why should I discuss? So to make sure that we both come to the table, we need to create this emotional bank account. I'll tell you one more simple example. I'll just finish it within 1 minute. When I was the delivery head for a project with a bank, JP Morgan Chase, we had few of the banks work 24/7. You swipe your credit cards and do blah blah blah. So many people have to work on Saturday, Sundays, and many people are furious कि हम Saturday, Sunday क्यों काम करें? पैसा तो हमको Monday to Friday मिलता है. But then it was my job to make sure that I make them work. And people were in fatigue कि भाई Saturday, Sunday आते हैं, Monday सब हिल डुल के पहुंचते हैं, kind of thing, because they were not interested. So what we did is that we started creating this emotional bank account, literally. We started making sure we make personal connects, we make floor, get-togethers. We started making sure that people are for each other rather than just doing for them and stuff. And you won't believe, in a few of the cases where we didn't want people to come on Saturday, Sunday, they came happily for 4-5 hours, made their work and go back. How we did that? We created emotional bank account. And when the savings are more, we could withdraw few of them. Like, boss, can you work on Saturday? Right? And probably I'll give you 2 hours holiday on Monday. Monday, tum thoda late aa jana, koi baat nahi. So it's like a give and take. More, it's like when you are a weak, many of the time, we call for a negotiation when we are at a weaker side. जब हम कमजोर होते हैं तब हमको लगता है कि हमको टेबल पे जाना चाहिए डिस्कशन के लिए. That is a very wrong approach. You should always discuss and solve things even if you are at a higher side. So the takeaway from this is, if you have got emotional bank account, you can do a win-win for both the sides. And in my opinion, win-win is the most desirable conditions. But if you look at the percentage of success of win-win is pretty less, because दोनों का 50-50% का होता है. Unless it is 60-70%, nobody will work on that. It's like your work and my work, but nobody works, right? कि मुझे लगता है आप करेंगे, आप लोग मैं करूँगा तो कोई नहीं करता. So that's how it. I'm sorry, I speak a lot on that. I hope that clarifies few things. थैंक यू सर, बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स आपने शेयर किए. यूएनएससी से लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी कैसे हो सकता है ये, और these examples will help lot of participants here, those who are writing some examinations also. So this will help them as case studies. Okay, so today we have our last speaker, Sakshi Dwal. She will share from Power of Your Subconscious Mind. Are you ready, Sakshi? Yes. Okay, just let me share your graphic. Am I audible? Yes, yes.
Yes, go ahead. In the past two sessions, we have discussed about the chapter 1 and chapter 2 of the power of subconscious mind. In that two chapters, we have discussed about the treasure house within us and the how our mind works. In the present session, we are going to discuss about the miracle working power of our subconscious mind. That is, our subconscious mind is the source of our ideals or aspirations. मीन्स हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम उसमें हमारी बॉडी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही मिलते हैं. सो इसमें इसका एक एग्जांपल है कि सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन कितनी पावरफुल होती है. इस हम लोगों को पता है एनेस्थीसिया क्या होता है. एनेस्थीसिया होता है कि हम लोगों को कोई पेन फील नहीं कर पाते उसमें. तो इसमें काफी पहले की बात है, एक डॉक्टर जेम्स एसडेल नाम के एक स्कॉच सर्जन थे जो कि इंडिया में वर्क करते थे, बंगाल में. उन्होंने जो है 400 प्लस सर्जरीज की थी विदाउट यूज ऑफ एनेस्थीसिया. उन्होंने ये सब सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से किया. उन्होंने ऑपरेट करने से पहले वो पेशेंट को इस तरीके से मोटिवेट करते थे, उनके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करते थे कि उन्हें कोई पेन फील ही नहीं होता था. तो इसका मेन पॉइंट ये है कि उस टाइम पे जब हमारे पास ना कोई एनेस्थीसिया की मेथड्स अवेलेबल थे, ना ही कोई और एम्पुटेशंस वगैरह अवेलेबल थी, जब उन्होंने उस टाइम पे विदाउट यूज ऑफ एनेस्थीसिया पीपल को, मतलब लोगों को पेन फील करने से बचाया और उन्होंने उनको ठीक भी किया. लाइक ही क्रिएटेड अ हिप्नोटिक स्टेट. सो और नेक्स्ट पॉइंट में हमने करेंगे जस्ट एज अ वाटर टेक द शेप ऑफ पाइप इट फ्लोज. मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है. हमारा मेन वर्क क्या होता है. हमारा मेन वर्क होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना. लाइक हम अपने कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो रीजनिंग एबिलिटी हमारे कॉन्शियस माइंड के पास अवेलेबल होती है. तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को उससे रीजनिंग एबिलिटी से ट्रीट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क करेगा. अगर हम अभी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हर्ट की जो अपने वर्किंग को ध्यान से देखेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी के हिसाब से वर्क करेगा. इसी में ऑथर ने एक लाइन बोली है, इट इज डन अनटू यू एज यू बिलीव. मीन्स जब तक हम खुद अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है कि सबकॉन्शियस माइंड से मेलागेंसी भी ट्रीट हुई है. मेलागेंसी एक कैंसर की स्टेट होती है, स्किन कैंसर की. तो इसमें ऑथर ने बताया है कि 40 इयर्स अगो, मतलब जब ऑथर ने बुक लिखी थी उससे 40 इयर्स पहले उन्होंने एक मेलागेंसी ऑफ स्किन को सिर्फ और सिर्फ प्रेयर से ट्रीट किया था. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ अफर्मेशंस दी थी. लाइक उन्होंने बोला था कि उन्होंने जितना हो सकता था अपनी सबकॉन्शियस माइंड को बाइबल बुक की कुछ अफर्मेशंस प्रोवाइड की थी. और उसमें ही उनका जो एक उस प्रोसेस में उनको किसी ने एक बात बोली थी कि एग्जाम्पल के थ्रू बोली थी. वॉच के एग्जाम्पल उन्होंने लिया था और उन्होंने बोला था कि इस वॉच का एक मेकर था, उसने अपने माइंड में कब सोचा होगा कि ये वॉच कैसे बनेगी, तभी आज ये वॉच बन पाई है. तो ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि एक वॉच मेकर की तरह काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया हुआ है कि कहते हैं जो हमारी जो ऑल द फ्रस्ट्रेशन या लॉ ऑफ एक्शन जो होते हैं वो हमारा खुद का एक रिएक्शन होता है. आप सबने शायद पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ में होता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो वो हमारी लाइफ में भी काम करता है कि जो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन होती हैं, फ्रस्ट्रेशन क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई. हमारे डिजायर्स क्या होते हैं, हम लोग नेगेटिव नेचर के हो जाते हैं, हमारी जो टेंशन या एंग्जाइटी होती है वो बढ़ जाती है, तो हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो अगर हम अपने माइंड से ये फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटीज निकाल दें तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. और हम लोग जब बॉर्न होते हैं तब हमारे अंदर ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता है. एज वी ग्रो अप हमारे अंदर ये एटीट्यूड अपने आप ही आ जाता है. There is no sickness or discord when the conscious and subconscious work together harmoniously and peacefully. It means जब हमारा conscious and subconscious mind दोनों एक साथ मिलकर वर्क करेगा
तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक दोनों में बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। एंड इसी में एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि एक मैडम बायरे थी, वो ब्लाइंड थी, उनको ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर था। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही उनको जो वो श्रीन जगह का नाम है एक श्राइन, वहां गए, वहां पे उन्होंने उनके फेथ और जो फेथ था उन्हें कि वो हील कर लेंगे, तो उनके इसी फेथ की वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड किया और उनकी जो प्रॉब्लम थी ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर जो था वो बहुत ही ठीक, बहुत अच्छे से रिकवर हो गया। अब इसी के थ्रू हम ये कह सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कंट्रोल करता है। लाइक ऑप्टिक नर्व का जो और ऑप्टिक नर्व की जो भी काम होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, तो उन्हें सबकॉन्शियस माइंड ही उसको वो करता है, काम करता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ने ही उस ऑर्डर को, उसकी वर्किंग को ठीक किया। लाइक लाइन इसमें लिखी भी हुई है, व्हाट द क्रिएटिव प्रिंसिपल क्रिएटेड इट कैन रिक्रिएट, मींस जो उसने बनाया है वो उसे दोबारा भी बना सकता है। इसी में मतलब एट लास्ट मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हम एक आदमी वही होता है जो वो अपने पूरे दिन में जो सोचता है अपने आप को, मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। थैंक यू। बहुत ही अच्छा साक्षी, आपने बहुत जल्दी, काफ़ी क्विक लर्नर हैं आप। आपने काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीखा भी है, इम्प्लीमेंट भी किया है, और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुई है। तो आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया इस चीज़ को और सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन योर लाइफ? सबसे पहले लेट मी बी ऑनेस्ट, मुझे बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता था। अच्छा। तो मैं ये मेरी फर्स्ट बुक है जो मैं रीड कर रही हूँ, बट एज मैं भी रेगुलर इसे पढ़ रही हूँ तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं अपने इसी वो यही है कि मतलब मैं एटलीस्ट मुझे कोई भी काम हो मैं दिन में 15 to 20 मिनट देती हूँ जिससे कि मैं एटलीस्ट इसके 1 to 2 पेजेस पर डे पढ़ पाऊँ। तो इस वजह से अभी मैं इसको अभी के लिए लाइव एग्जाम्पल। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो थैंक्स एवरीवन, बहुत ही डीप शेयरिंग आज हुई, और आने वाले दिनों में काफ़ी और डीप इसमें हम जाने वाले हैं। तो निखिल भाई बहुत मेहनत किए, दिनेश भाई, अंशल जी, साक्षी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ सुभाष सर भी आए, उनका उनका भी धन्यवाद आने के लिए। तो एक छोटा सा है कि नेक्स्ट टाइम बाकी और लोग भी थोड़ा सा आए तो और अच्छा लगे, कुछ लोगों का अभी शेयरिंग नहीं हो पा रहा है बाकी टाइम ग्रुप से। में भी डेली शेयर करते रहें क्या क्या आपका चल रहा है, क्या क्या अपडेट्स हैं, तो ग्रुप में भी थोड़ा फिर इंस्पिरेशन एक दूसरे को मिलती रहती है, वो कैटलिस्ट इफेक्ट आता रहता है। ठीक है, अभी सो वी आर गोइंग टू एंड इट, so we will keep our sharing our discussions in group as well. So thanks everyone, good night. थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Rahul ji. Thank you, everyone. Great job.